हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत नाथ कवियों के ऊपर। इससे पहले मैंने इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आदिकाल की सामाजिक स्थिति और सिद्ध कवियों और उनके साहित्य पर चर्चा कर लिया है। उम्मीद है कि इन दोनों लेक्चर से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहे होंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, और जैसे ये पूरा कालखंड कंप्लीट होगा तो आपके सामने आदिकाल को लेकर जो भी तमाम कन्फ्यूजन होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जब हम खाना खाते हैं तो रोटी खाते समय हमने कभी रोटी की जो रचना प्रक्रिया है उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया है। अब आप जब दोबारा खाने जाइएगा तो रोटी जितनी हम आसानी से खाते हैं उतनी आसानी से बनती नहीं है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि हम पूरा खाना बना लेते हैं लेकिन रोटी बनाने में दिक्कत होता है। तो रोटी की रचना प्रक्रिया को अगर हम समझ जाते हैं तो जो भी ये लेक्चर सीरीज चल रहे हैं या फिर जो हमारी पढ़ाई है वो भी एक तरीके से रचना प्रक्रिया के दौर से ही गुजर रही है। रोटी के निर्माण में पहले गेहूँ उपजता है, इसके बाद गेहूँ को पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको गूँथा जाता है, गूँथने के बाद रोटी बनाई जाती है, उसके बाद उसको सेका जाता है, तब वो अपने फॉर्म में आती है जिसको कि हम बाद में खाते हैं। ठीक वैसे ही हम छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही ये सब बिंदु कंप्लीट होंगे और कालखंड कंप्लीट होगा, उस पर एक टेस्ट होगा, तो आपका पूरा एकदम से कालखंड वाइज जो भी तैयारी है वो सिलेबस के अनुसार, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे तमाम जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण लगेगा। तो थोड़ा सा इस रचना प्रक्रिया को समझने में हो सकता है कि टाइम लगे, और लगातार हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश चल रही है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे नाथ कवि पर। तो जब भी लेक्चर आप सुनिए तो उसके पहले के लेक्चर को भी जाकर देख लीजिए अगर नए रूप से जुड़े हैं, और जो लगातार जुड़े हुए हैं वो तो भली भांति अब परिचित हो गए हैं कि कैसे उनको पढ़ना है। आपने देखा कि जब सिद्ध साहित्य की शुरुआत हो रही थी तो सिद्ध और नाथ, इन दोनों का कई बार नाम एक ही साथ ले लिया जाता है। ठीक है, लगता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी है। इसीलिए मैंने पहले सिद्ध साहित्य के बारे में बताया था। और दोनों का जो उत्स है ये बौद्ध धर्म के से निकला हुआ है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब कालांतर में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि की शुरुआत हो गई थी तो वज्रयान नामक एक शाखा पैदा हुई। इसके बाद वहाँ से सिद्धों का जुड़ाव दिखाई पड़ता है। फिर सहजयान का प्रवर्तन सरापा ने किया। फिर इन्होंने एक अपनी भाषा चुनी जिसको कि संधा भाषा कहा गया, और उनके कुछ सिद्धांत थे जिसमें कि नैरात्म्य भावना, काया योग, ठीक है, और वर्णाश्रम का विरोध जो व्यवस्था है, सहज, शून्य, समाधि, ठीक है, ये सब इनकी कुछ सिद्धांत थे जिसके आधार पर ये अपना जीवन भी जीते थे और रचनाएं भी कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नाथों का क्या रोल रहा है। जो नाथ कवि रहे हैं उनका एरिया कहाँ था, फिर उनके सिद्धांत कौन कौन से थे, उसके प्रवर्तक के तौर पर कौन थे। और लेक्चर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे सिद्ध कवि थे जो आगे चलकर नाथों में भी उनका नाम दिखाई पड़ता है। 3-4 ऐसे कवि हैं जिनको कि कॉमन तौर पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी नाथ साहित्य के प्रवर्तक के तौर पर कौन रहे हैं, कौन किसके गुरु रहे हैं, इस तरीके के सवाल आते रहे हैं। और नाथों के भी कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे अपने लेक्चर पे। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं, यानी कि नाथों का समय सिद्धों के बाद का समय है। और जो सूची दिखाई पड़ती है 84 सिद्धों की, उसमें कुछ नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने जाते हैं, अतः इसका क्षय होना स्पष्ट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि गोरखनाथ किसके अवतार माने जाते हैं,
किसके रूप माने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिव के रूप माने जाते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। अगर देखा जाए तो नाथ साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो गोरखनाथ की रचनाओं से ही स्पष्ट हो जाती है, जिसमें गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे तो सराहपा ने सहज ज्ञान का प्रवर्तन किया था, लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया है। ये जो आपको प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, वाक संयम हो, शारीरिक मानसिक शुचिता हो, मध्य मांस हो, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ऑप्शन में कभी भी मिल सकती हैं। इसलिए ध्यान में रखिए कि इन सारी बातों की चर्चा किसने की है। सही जवाब है इसका नाथ कवियों ने किया है, खासतौर से गोरखनाथ ने किया है। आगे बात करते हैं। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। यानी कि सिद्ध साहित्य में भी आपने देखा कि वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार उन्होंने किया था, वैसे ही नाथ कवियों ने भी तीव्र प्रहार किया है। उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और ये सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ईड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षठ चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ईड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षठ चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग किसकी अंतर साधना के मुख्य अंग है? तो सवाल का सही जवाब होगा नाथों की अंतर साधना के प्रमुख अंग है। संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। यानी कि इससे पहले सिद्धों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर भी बताया गया कि संधा भाषा का प्रयोग या फिर उलटबासी शैली का प्रयोग सिद्धों ने किया, साथ ही नाथों ने भी किया था। तो ये दोनों जो साहित्य हैं इसमें संधा भाषा का प्रयोग किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछ लिया जाता है कि किस साहित्य में संधा भाषा का प्रयोग किया गया है, और उसमें मैंने बताया था कि संधा का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ खोलने के लिए किया जाता है। अगर बात करें नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है, जबकि सिद्धों का आपने देखा कि मध्य देश के पूर्वी भाग में वो रहा करते थे और इनका स्थान बताया जा रहा है पश्चिमी भाग, पश्चिमोत्तर। यानी कि पश्चिमोत्तर आज के मैप के हिसाब से देखेंगे, अगर दिल्ली को केंद्र में रख रहे हैं तो ये इलाका आपका आ जाता है पंजाब, ठीक है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस सब का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र या मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। ये लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता रहा है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, यानी कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो नाम है मत्स्येंद्र नाथ या फिर मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ जालंधर के शिष्य थे, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा रही है, पहले जालंधर हैं, फिर मत्स्येंद्र हैं, फिर गोरखनाथ हैं। तो JMG आप ध्यान में रखिए, ये क्रम है। इसके बाद क्रम चलता रहा है। भक्ति काल में खूब गुरु शिष्य परंपरा की बात की जाती है। तो गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और मच्छेंद्रनाथ जो थे जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर के नाम पर जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। जालंधर जो कि पंजाब में एक जगह है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जालंधर जो है जालंधर के नाम पर ही पड़ा होगा। रालसा कृत्यायन, जिन्होंने कि सिद्ध और नाथ दोनों पर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है, रालसा कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। रामचंद्र शुक्ल इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आलोचक जिन्होंने गोरखनाथ के समय को 10वीं शताब्दी बताया है, जिसमें कि रालसा कृत्यायन का नाम है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम है, जबकि रामचंद्र शुक्ल इनको पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं। तो ध्यान में रखिए कि पृथ्वीराज चौहान का समय कब था? तो लगभग जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 में, तो ध्यान में रखिए कि 12वीं शताब्दी के आसपास की बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 10वीं शताब्दी के आसपास में ठहरता है। शुरुआती कालखंड में आपको थोड़ा सा समय को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन सा हो जाता है, तो ये सब अनुमान से ही बताया गया है।
तो मुख्य तौर पर आज के लेक्चर में हमने बात की कि नाथ कवि जो कि इनकी संख्या 9 मानी जाती है, जैसे सिद्धों की संख्या 84 है वैसे ही नाथों की संख्या 9 है, और इनका भी संबंध वज्रयानी सिद्धों से माना जाता है। गोरखनाथ शिव के अवतार माने जाते हैं, इसलिए जो नाथ कवि थे वो सब शैव थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पतंजलि के योग को आधार बनाया गया, हठ योग का प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने, और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता, मद्यमान आदि के त्याग की बात की। साथ ही ब्राह्मणों के कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया। जो आज हम कबीरदास को पढ़ते हैं कि इन्होंने वाय आडंबरों का खंडन किया, वर्णाश्रम का विरोध किया, तो वो अचानक नहीं किया, एक परंपरा से उनको ये चीज़ मिली हुई है। जो पिंडे सोई से ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, ये माना था नाथ कवियों का, उनका सिद्धांत था। खासतौर से गोरखनाथ ही केंद्र में है। ईड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रयोग आदि इनकी अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। इनको ध्यान में रखिए, कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। संध्या भाषा का प्रयोग इन्होंने किया, खूब किया प्रयोग। इनका जो इलाका रहा है वो मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में रहा है। और जो गुरु शिष्य परंपरा की मैंने बात की कि जलंधर के शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, जिनको मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है, और मच्छंदरनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। और जो समय की बात कही गई कि गोरखनाथ का जो समय था वो 10वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे नाथ कवियों से संबंधित, और परीक्षाओं में यही फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि इनका कान भी छेदा रहता है, इनको कनफटा जोगी भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि आज का यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।